हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उपस्थित हूँ मैं आपके बीच सितंबर करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। जैसे हम लोग अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस करते हैं उसी तरह से आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले एक दो दिनों में आपको वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाया, कुछ व्यस्तताओं के कारण आप सभी को वीडियो नहीं मिल पाया, तो उसके लिए जो है आज का वीडियो देखते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे इस एक शानदार सी एक बात के साथ, एक मोटिवेशनल कोट के साथ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो कुछ भी जो कुछ भी कमज़ोर बनाता है, वो शारीरिक हो, फिजिकल हो, बौद्धिक हो या फिर मानसिक रूप से, जो भी चीज़ें हमें अगर कमज़ोर बनाती हैं उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हमें कमज़ोर बनाती हैं उनको अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम धीरे धीरे से, यानी हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे कमज़ोर बनते जाते हैं और फिर ये चीज़ें अच्छी, जो कि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। इस बात पर आप विचार करेंगे और इसी के साथ हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 अगस्त 2020 को संपन्न फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में कौन से दो देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ठीक है, फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड, ठीक है, फिडे यानी यहाँ पर देखोगे अगर आप तो FI, ठीक है ना, FIDE, ये जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसको फिडे बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, फिडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय चेस ओलंपियाड है, ये कौन से दो देशों को उसमें संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ऑप्शन ए रूस अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है भारत और रूस, और फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया या फिर बेल्जियम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत और रूस। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज प्रतियोगिता ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ उसमें भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 जुलाई, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 24 जुलाई 24 जुलाई से 30 अगस्त 2020 के मध्य आयोजित शतरंज प्रतियोगिता फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड संपन्न हुई है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम को रूस के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ठीक है, भारत ने पहली बार चेस ओलंपियाड जीता हुआ है। 2020 में ये पहला अवसर है कि भारत ने ये अंतर्राष्ट्रीय जो चेस प्रतियोगिता है, शतरंज प्रतियोगिता है, उसको जीता हुआ है। हुआ था क्या, यहाँ पर एक छोटी स्टोरी है कि भारतीय जो ये फाइनल हो रहा था, तो फाइनल में जो भारत की तरफ से भाग ले रहे थे वो यहाँ पर दो लोग थे। ये जो आप नाम देख रहे हैं, दिव्या देशमुख और निहाल निहाल सरीन। ठीक है, ये जो दो नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो खिलाड़ी, ठीक है ना, फाइनल में भाग ले रहे थे भारत की तरफ से। और इन दोनों लोगों का इंटरनेट कनेक्शन ठप हो जाने के कारण, ठीक है, स्थिति जो है वो विवाद, इसकी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन भारत की ऑनलाइन आधिकारिक अपील के बाद जो है यहाँ पर भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। अगर रूस की बात करें तो रूस ने इस प्रतियोगिता को 24 बार जीता हुआ है। 18 बार सोवियत संघ जब इसका नाम हुआ करता था तब, और उसके बाद से 6 बार और ये जीत चुका है। ठीक है ना, और इस चेस ओलंपियाड में केनरू हम्पी, ये जो नाम लिखे हुए यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं, यानी कि भारत की तरफ से कौन कौन लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया तो इस चेस ओलंपियाड में। ठीक है, देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों का नाम लिखा है, क्वेनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, विदित संतोष, ठीक है, गुजराती, और पी हरिकृष्णा, हरिका द्रोणवल्ली, आर प्रागनंदा, दिव्या देशमुख, निहाल सरीन इत्यादि लोगों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया इस ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता में। कोविड-19 के कारण, ठीक है ना, ड्यू टू कोविड-19 ये जो चेस ओलंपियाड है पहली बार ऑनलाइन हुआ है। यहाँ पर आगे जो है लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आप देख सकते हैं कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 को हुई थी। ठीक है ना, कहाँ पर, पेरिस में। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पेरिस लिखा हुआ है, तो पेरिस में 20 जुलाई 1924 को इस फिडे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। और शतरंज दिवस 20 जुलाई को ही हर साल मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं, क्यों, क्योंकि 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लौसाने में है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं फिडे के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के कौन है, अर्कडी ड्रोकोरोविच। ठीक है ना, अर्कडी ड्रोकोरोविच। ये चीज़ें सारी आप लिख लीजिएगा। कौन कौन विजेता घोषित हुआ संयुक्त रूप से, ठीक है, भारत ने पहली बार जीता है, जरूर मेंशन करना है। रूस ने अब तक इसको कितनी बार जीता है, ठीक है, और बाकी फिडे के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना, मुख्यालय और वर्तमान अध्यक्ष, विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं, इसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर है, हाल ही में आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक का
कौन सा संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, ठीक है ना। आसियान यानी कि जो आप देखते हो आसियान देश, ठीक है ना, ASEAN, ठीक है ना, आसियान। तो यहाँ पर लिखा है कि आसियान और भारत की आर्थिक मंत्री यानी कि वित्त मंत्रियों की परामर्श बैठक का कौन सा संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। ठीक है, आसियान में 10 देश होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आसियान एक ग्रुप है, संगठन है, उसमें 10 देश हैं और भारत, तो 10 देश वो और भारत यानी 11। ठीक है, भारत आसियान में नहीं है, अलग है उससे। तो इन 11 देशों के आर्थिक मंत्री यानी कि वित्त मंत्रियों की बैठक जो है वो वहाँ पर आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक का कौन सा संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। तो भारत की तरफ से यहाँ पर पीयूष गोयल आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने वहाँ पर प्रतिभागिता की है, यानी भारत को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो इंडस्ट्रियल कॉमर्स और जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, रेल मंत्री भी हैं, इन्होंने ही वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया। उसका कौन सा संस्करण जो है, कौन सा वर्जन इस बार आयोजित किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ऑप्शन संख्या सी जो है यानी कि 17, ठीक है ना, 17वां संस्करण जो है इस बार आयोजित किया गया हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 29 अगस्त को 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री त्रान तुआने अन, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये कौन है? त्रान तुआने अन, ये वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री हैं, ठीक है। और भारत इन लोगों ने सह अध्यक्षता की, यानी कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो पीयूष गोयल ने और त्रान तुआने अन ने, दोनों लोगों ने मिलकर इस बैठक की अध्यक्षता की, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई। बैठक में सभी 10 आसियान देशों, ठीक है, अब वो 10 देश कौन कौन से, उनके नाम यहीं पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, लिख सकते हैं आप। अगर किसी को आसियान के मेंबर्स के बारे में ना मालूम हो तो आसियान के 10 मेंबर्स के नाम यहाँ पर लिखें: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ठीक है, म्यांमार, फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर और वियतनाम के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। ये 10 देशों के नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए। ये 10 देश जो हैं वो आसियान के मेंबर्स हैं। मंत्रियों की चर्चा किस बात पर हुई? तो आसियान भारत व्यापार वस्तु समझौता, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, संक्षिप्त रूप है इसका AITIZA, ठीक है, पूर्ण नाम क्या है? आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। इस समीक्षा पर पूरी मंत्रियों की यानी कि पूरी चर्चा जो है वो इसी पर केंद्रित रही, इसी पर सेंट्रलाइज रही। मंत्रियों ने दोनों पक्षों के बीच बढ़ते व्यापार संबंधों और मजबूत होते आर्थिक संबंधों की सराहना की, यानी आसियान और भारत के बीच जो व्यापार संबंध बढ़ रहे हैं और जो मजबूत हो रहे हैं, जो आर्थिक संबंध, व्यापार संबंध भारत और आसियान के जो अच्छे होते जा रहे हैं, उसकी सराहना भी की गई। मंत्रियों के समक्ष आसियान भारत व्यापार परिषद की रिपोर्ट रखी गई, यानी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आसियान भारत व्यापार परिषद AIBC, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये जो एक दोनों देशों के बीच में यानी कि समीक्षा करने के लिए, भारत और व्यापार आसियान के बीच के व्यापार की समीक्षा करने के लिए बिजनेस की एक काउंसिल है, उसकी रिपोर्ट रखी गई। और AIBC की जो रिपोर्ट है उसने यह सिफारिश की है कि पारस्परिक लाभ के लिए AITIZA की समीक्षा की जाए, ठीक है ना, जो पारस्परिक लाभ है उसके लिए क्या किया जाए, जो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता है उसकी समीक्षा की जाए, ठीक है। भारत ने AIBC को मजबूत करने के लिए सुझाव भी दिए। फोरम ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए इन सुझावों पर विचार करने के लिए सहमति दी, यानी भारत ने भी सुझाव दिए हैं कि AIBC को कैसे मजबूत किया जाए। तो इस बात को दोनों पक्षों ने समझा और इस पर सहमति की, इस पर विचार करने के लिए। यहाँ पर जो आपके लिए इस क्वेश्चन पूरे जो आपने पढ़ा है इसको आप समझेंगे, PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, रिवीजन करिएगा। इसको पढ़ने के बाद जो आपको यहाँ से अपने लिए कुछ पॉइंट्स निकालने हैं वो ये होंगे: बैठक कब से कब तक हुई, कौन सी थी, 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक थी, कब हुई, अध्यक्षता किसने की, तो भारत से पीयूष गोयल और वियतनाम से त्रान तुआने अन, इन दोनों लोगों ने अध्यक्षता की, ठीक है। किन बातों पर अध्यक्षता हुई, तो आसियान भारत व्यापार वस्तु समझौता जो है उस पर समीक्षा हुई और AIBC की रिपोर्ट रखी गई, ठीक है। आसियान के 10 देश कौन कौन से हैं इसकी बात यहाँ पर आपको लिखनी है। और इसके बाद जो कुछ पॉइंट और यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, वैसे ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। आसियान का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, आसियान का फुल फॉर्म जो है ASEAN, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। A फॉर एसोसिएशन, S फॉर यहाँ पर ये क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, E फॉर ईस्ट, A फॉर एशियन, N फॉर नेशंस, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जो साउथ ईस्ट के एशियाई देश हैं उनका एक एसोसिएशन। स्थापना की अगर बात करें तो 1967,
ठीक है। आसियान की स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967। स्थापना इसकी कहाँ पर हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी फिलीपींस की कैपिटल मनीला, ठीक है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को फिलीपींस की कैपिटल मनीला में हुई थी। लेकिन वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें आसियान के, तो आसियान का जो वर्तमान समय में हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है, ध्यान देना है। इंडोनेशिया इसका एक मेंबर कंट्री है और उसकी कैपिटल जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है, ठीक है। भारत और आसियान के संबंध, जैसा कि मैंने अभी स्लाइड में आपको बताया, भारत और आसियान के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे संबंध हैं और उन्हीं संबंधों की सराहना भी की गई। और ये एक दूसरे पर, यानी ये 10 देश जो हैं वो भारत के साथ काफ़ी अच्छा व्यापार करते हैं, भारत पर आश्रित रहते हैं, भारत इन पर आश्रित रहता है। तो ये यानी कि अच्छा विषय है। व्यापार अच्छा आसियान के देशों के साथ भारत का होता है। यहाँ पर व्यापार हो या फिर राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, सैन्य संबंध हो, हर प्रकार का इनके साथ अच्छा हारमोनी भारत सेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, बीसीसीआई ने किसे तीसरे सीजन यानी कि वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आधिकारिक साझेदार बनाने की घोषणा की, ठीक है। अभी जो आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 19 सितंबर से, ठीक है ना, 19 सितंबर से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। तो आईपीएल को ऑफिशियल पार्टनर, आधिकारिक साझेदार किसे बनाया गया है? तो आपको फोटो में अच्छे से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अन अकेडमी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रीम 11 आईपीएल और साइड में लिखा हुआ अन अकेडमी ऑफिशियल पार्टनर, ठीक है। तो बीसीसीआई ने आईपीएल को ऑफिशियल पार्टनर 2020 से 2022 तक, यानी कि 3 सालों के लिए किसको बना दिया है? अन अकेडमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका डिटेल्स क्या लिखा हुआ है। तो 29 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने बेंगलुरु की शैक्षिक टेक्नोलॉजी फर्म, ठीक है, अन अकेडमी, क्या बहुत अच्छे से आप अन अकेडमी को जानते हैं, अन अकेडमी से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो वो बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि अन अकेडमी का जो वो नींव है, जो फाउंडेशन, वो बेंगलुरु से है। बेंगलुरु की शैक्षिक टेक्नोलॉजी फर्म जो है अन अकेडमी, इसको इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का आधिकारिक साझेदार बनाए जाने की घोषणा की गई। अन अकेडमी 3 सीजन के लिए यानी कि 2020, 21, 22 3 सीजन के लिए आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर रहेगा। इससे पहले बीसीसीआई ने क्रेडिट कार्ड भुगतान से जुड़ी, यानी क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़ी हुई एक कंपनी है CRED, ठीक है। कौन सी कंपनी है? CERED। तो इससे पहले ऑफिशियल पार्टनर उसे बनाया गया था, लेकिन अभी अन अकेडमी है। आईपीएल का जो 13वां सीजन है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इस बार आईपीएल का कौन सा सीजन स्टार्ट होगा? 13वां सीजन। 12 सीजन इस पूरे हो चुके हैं और 13वां सीजन जो है वो 19 सितंबर 2020, यानी कि अभी से कुछ दिन बाद 19 सितंबर 2020 से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इसका 13वां सीजन होगा। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं यूएसई लिख गया है, ठीक है, ये यहाँ पर टाइपिंग में यूएसई लिख गया है, इसको यूएई लिखना है, ठीक है, यूएई। तो आईपीएल का जो 13वां सीजन है वो कहाँ पर होगा? तो यूएई में होगा। कब से कब तक? 19 सितंबर से 10 नवंबर तक ये होगा, ठीक है। अन अकेडमी लिखा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ठीक है। इसका ऑफिशियल पार्टनर तो अन अकेडमी हो गया, ठीक है, किसका? आईपीएल का। और आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम 11, ठीक है। ड्रीम 11 क्या है? स्पॉन्सर है और ऑफिशियल पार्टनर वो अन अकेडमी है। दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई आपको यानी कि भूलने वाली बात नहीं है। और बाकी आईपीएल के बारे में जो भी जैसे खबरें आती जाएंगी वो मैं आपको अपडेट करूंगा। प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग अपने बढ़ेंगे। इरादा अभियान भारत के कौन से एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को कवर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया? यानी कि एक अभियान शुरू किया गया, इरादा, ठीक है। अभियान का नाम क्या है? अभियान का अगर आप नाम देख रहे हो तो लिखा हुआ है इरादा। और इरादा किस लिए शुरू किया गया है? जो विभिन्न सामाजिक कल्याण की, जो सोशल वेलफेयर की जितनी भी योजनाएं, जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं सामाजिक कल्याण को लेकर, सोशल वेलफेयर को लेकर, तो उनके तहत जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों को, जो पात्र लाभार्थी, जो यानी कि एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उनको जिसका फ़ायदा नहीं मिला है, उन लोगों को क्या करना है? योजना से कवर करना, उनको जोड़ना है। तो इसके लिए कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ये अभियान चलाया गया? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी जम्मू तथा कश्मीर और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इरादा अभियान लॉन्च किया गया। क्यों? विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को कवर करने के उद्देश्य से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है अगस्त 2020 में भारत के जम्मू कश्मीर में इरादा अभियान कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र यानी कि एलिजिबल लाभार्थियों को शामिल करना है।
उक्त अभियान प्रदेश के डोडा जिला उपायुक्त डॉक्टर सागर डी डोईफोई द्वारा शुरू किया गया। ये यहाँ पर आपको जो है लिख लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको लिख के रखना है कि अभियान की शुरुआत किसने की, तो डॉक्टर सागर डी डोईफोर्ड, ठीक है। कौन है ये, तो ये जम्मू कश्मीर का एक डोडा जिला है, वहाँ के उपायुक्त हैं, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। इरादा अभियान के माध्यम से उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभी तक राज्य की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त कराने के लिए उनको रजिस्टर नहीं किया गया है। सामाजिक कल्याण की योजनाओं में जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, विधवा वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, या फिर जो विकलांग लोगों को पेंशन भत्ता दिया जाता है वो है, ठीक है। ये जो वित्तीय कुछ सेवाएं हैं इनको शामिल करना है। और भी जो भी यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए, चाहे वो जैसे कि आपकी जनधन योजना है, या फिर उज्ज्वला योजना है, या फिर कोई भी इस तरह से केंद्र या राज्य की कोई भी योजना जिनका लाभ पात्र लोगों को नहीं मिला है, ठीक है, या फिर आयुष्मान भारत योजना हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, उसको जोड़ना है। उसके लिए इरादा अभियान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। अभियान लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 100% रूप से सम्मिलित कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, और जितने पॉइंट्स मैंने बताए इनको आपको नोट करना है। बात करेगा जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे भारत में है वो, ठीक है। 5 अगस्त को ये बिल पास हुआ था, बताया था मैंने आपको इसके बारे में। और वर्तमान समय में जो है 5 अगस्त 2019 को ये बिल पास हुआ। 31 अक्टूबर 2019 से भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख 2 यूटी बने थे। और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा जी, ठीक है। मनोज सिन्हा जी क्या हैं, जो गाजीपुर से सांसद थे, पूर्व रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो क्या है इस समय मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 5 पर। 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर यानी कि पहली बात तो बताई है कि 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसके 6 साल पूरे हो गए, और अभी आपसे पूछ रहा है कि इस योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि सही नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 4 में से देखना है कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। 4 में से 3 बातें सही हैं, जो गलत है वो आपको ढूंढनी है। पहली बात लिखी है कि देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, तो ये सही हो सकती है। ऑप्शन बी है, इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने किया था, देखते हैं। ऑप्शन सी, इस योजना के अंतर्गत अब तक 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, यानी कि 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते, बड़ी संख्या है, ठीक है, देखते हैं इसको भी। और योजना के अंतर्गत कुल खाता धारकों में 55.2% खाता धारक महिलाएं हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा खाते 20 करोड़ यानी कि लगभग 21 करोड़ खाते इसमें केवल महिलाओं के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत बात लिखी है वो ऑप्शन बी, ठीक है। गलत बात कौन सी है, ऑप्शन बी। इसको अरुण जेटली जी ने नहीं शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और बाकी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है, और ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी जो है ये गलत तथ्य यहाँ पर लिखा है, यही आपका आंसर, जो कि आपको गलत ही छांटना था। आगे बढ़ेंगे। 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, यही बात ऑप्शन में लिखी थी पहले ए ऑप्शन में। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब तक 40.35 करोड़ खाते 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, बड़ी संख्या है 40 करोड़ खाते खोल देना देश में, ठीक है। बहुत बड़ा वित्तीय समावेशन है, और ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे सफलतम योजनाओं में से इसका नाम शामिल है, ठीक है। इन खातों में अब तक 1,31,000 करोड़, ठीक है ना, 1.31 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 8 करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, इसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक सुविधा है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है। ये जो है जैसे कि आपने जनधन खाता धारक, जैसे कि अभी कोरोना काल में, कोरोना टाइम में क्या हुआ कि जो भी
जिन महिलाओं के जनधन खाते खुले थे उन महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से उनके खातों में भेजे गए। तो यानी केंद्र सरकार की ने ऐसी स्कीम निकाली कि यानी कोविड-19 के समय पे महिलाओं के खाते में 500 रुपये भेजे जाएंगे जिन महिलाओं का जनधन खाता है। तो ये सीधा पैसा महिलाओं के वहाँ से सरकार ने डाला पैसा, वहाँ से सरकार की तरफ से यानी कि इसको लॉन्च किया गया और सीधा इसको लाभ महिलाओं को मिल गया बिना किसी बीच के माध्यम से। तो इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, कई बार आप शॉर्ट में डीबीटी लिखा देखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और लिखिए, इस योजना के तहत कुल खोले गए खातों में से 63.6% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। यानी जो 40.35 करोड़ बैंक खाते खुले हैं, इनमें लगभग 64% यानी कि आधे से अधिक लगभग 40 करोड़ का यानी कि 64% जो है खाते केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खुल गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। गांवों में लोगों के खाते बहुत ही मुश्किल से खुलते हैं, लोग बैंक पर विश्वास कम करते हैं, बैंकों में खाते कम खुलाते हैं कि बैंक जाएंगे धोखाधड़ी होगी उनके साथ, ये है वो है, कई सारे के बातें, कई सारे के मिथ होते हैं। उन चीज़ों को यानी सब चीज़ों को छोड़ते हुए 64% केवल खाते गांवों में खोले गए ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत। ठीक है, और सबसे एक बड़ी इसका जो अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही महिलाओं को बैंक से जोड़ना। ठीक है, पहली बात तो ग्रामीणों को जोड़ना और फिर ग्रामीण महिलाओं को बैंकों से जोड़ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही सरकार की। योजना के अंतर्गत कुल खाता धारकों में से 55.2% महिलाएं हैं। आधे से अधिक, ये बात मैंने आपको बोली थी, आधे से अधिक खाता धारक महिलाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन सभी महिलाओं को 500 रुपये यानी कि पर मंथ भारत सरकार ने दिए हैं जब से ये कोविड-19 चल रहा है। तो अनुमान लगा सकते हैं आपने कि कितना पैसा भारत सरकार ने इन खातों में भेजा है। ठीक है ना, यानी कि 40 करोड़ लगभग, अगर हम खाते 40 करोड़ भी मानते हैं और उनमें से अगर 55% ना मान के 50% यानी कि 20 करोड़ अगर हम मान लें, तो 20 करोड़ महिलाओं के खातों में 500 रुपये सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए गए। ठीक है, और इस योजना कब शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया किसके द्वारा शुरू हुई है। यहाँ पर लिखा है कितने खाते खुले, कितनी राशि जमा हुई, कितने ग्रामीण खाते खुले, कितने सारे यानी कि महिलाओं खाते, ये इनकी सब उपलब्धियां हैं 6 साल की। ठीक है, ध्यान रखना इनको। और इस योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, यानी कि यहाँ पर यानी कि 0 रुपये में खाता है, बिना किसी शुल्क के खाता यहाँ पर खुलता है। और 2 लाख का दुर्घटना बीमा है, जो कि अभी तक 1 लाख का दुर्घटना बीमा था, लेकिन 2018-19 में इसको बढ़ा के 2 लाख का दुर्घटना बीमा दे दिया गया था। और जो 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में सारी जानकारी दी थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, गूगल करिएगा। ठीक है, मैगजीन से पढ़िएगा, न्यूज़पेपर से जानकारी कलेक्ट करें, क्योंकि इसके 6 साल पूरे हुए हैं और इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। किसी भी योजना के 2 साल पूरे होते, 3 साल पूरे होते, 5 साल पूरे होते, 6 साल, 10 साल, और इतनी लंबी योजना जाती है और इतनी सक्सेसफुल रहती है, तो सीधी सी बात है आपके लिए प्रश्न यहाँ से कई सारे बनेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 6 पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना क्या है आपको, अभ्यास का नाम क्या है, इंद्र नेवी। और इंद्र नेवी का कौन सा संस्करण इस बार हुआ है, 11वां। कब हुआ है, 4 से 5 सितंबर। आपको बताना ही है किसके साथ, भारत के साथ हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान होगा, मैं कैसे लिखवाता था आपको ऑफलाइन क्लासेस में, उसी फॉर्म में इसको लिखना है। अभ्यास का नाम लिखिएगा, संस्करण कौन सा है, कब से कब तक हुआ है, कहाँ हुआ है, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि रूस और भारत के साथ इंद्र नेवी का 11वां जो सीजन है, 11वां संस्करण है, वो 4 से 5 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। डिटेल्स पर चलेंगे तो 4 से 5 सितंबर के मध्य वही बात लिखिए, भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जो इंडियन नेवी का जो अभ्यास है, ठीक है ना, वो इंद्र नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया 4 से 5 सितंबर के बीच। तो आपको प्लेस भी लिखना है, ठीक है ना, प्लेस क्या है इसको जरूर लिखना है, कहाँ हुआ। दूसरी बात यहाँ पर आप देखोगे, यह इस द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभियान की शुरुआत 2003 में हुई थी। द्विवार्षिक का मतलब यहाँ पर क्या है, ये साल में 2 बार होता है। इंद्र नेवी जो ज्वाइंट नेवी जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है भारत और रूस के बीच, ये हर 2 साल में होती है, यानी कि इस बार 2020 में हुई है।
इससे पहले कब हुई थी? 18 में हुई थी। अब कब होगी? 22 में होगी जाके। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है कि दोनों दोनों नौसेनाओं द्वारा विगत कई वर्षों में हासिल की गई अंतर संचालन दक्षता और मजबूत करना। इन दोनों देशों के बीच जो उनकी अपनी दक्षता है, जो कुशलता है, उन दोनों देशों के साथ शेयर करके, उनके अनुभव साझा करके दोनों देशों को अपनी अपनी क्षमता को मजबूत करना और अपनी दक्षता को, एफिशिएंसी को और क्या करना, गेन करना, उसको बढ़ाना है। ठीक है। और साथ में क्या, बहुआयामी समुद्री अभियानों के लिए आपसी समझ और प्रक्रियाओं को विस्तार देना। कई बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अभियान भी चलाए जाते हैं जहां पर इन कई सारे देशों के सेनाओं को मिलकर काम करना होता है। तो जब तक ये पहले से इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये यानी कि यहाँ के सैनिकों की कार्य करने की जो है वो प्रणाली कुछ और है, रूस में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है। तो ये अभ्यास इसीलिए किए जाते हैं अगर कभी भी अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, अगर हमें रूस की सहायता करनी है, रूस को हमारी सहायता करनी है, नेवी को, तो कम से कम हम उनकी प्रणाली को समझ पाएंगे। जब तक हम उनकी प्रणाली को नहीं समझेंगे तब तक उनकी हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ कहते हैं अगर आपको किसी के साथ घुलना मिलना है तो कम से कम उसकी चीज़ों को जानना चाहिए, तभी तो आप उसके साथ घुल मिल पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर होती है। एकदम बहुत ही आसान सी बात समझ गए होंगे आसान सी भाषा में कि क्यों होते हैं ये संयुक्त नौसेना या फिर ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होते हैं क्यों होते हैं किसी भी देश के साथ। ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जो रिप्रेजेंट है वो किसने किया? तो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक रणविजय, यानी कि जो एक समुद्री जहाज, ठीक है ना, उसका नाम क्या? रणविजय। स्वदेशी फ्रिगेट सह्याद्री, फ्लीट टैंकर शक्ति, यानी कि रणविजय, सह्याद्री और शक्ति, इन तीनों ने भारतीय नौसेना को रिप्रेजेंट किया। ये मिसाइल विध्वंसक है। ठीक है। कौन? रणविजय, यानी कि मिसाइल को नष्ट कर सकता है। स्वदेशी फ्रिगेट सह्याद्री, फ्लीट टैंकर शक्ति। फ्लीट टैंकर यानी कि जो है जो जो संयुक्त नौसैनिक बेड़ा होता है, जैसे कि हथियारों को पहुंचाना, हथियारों को ले जाना लाने वाला काम जो जहाज पर से करते हैं समुद्री बेड़े से, उसको उस टैंकर का नाम क्या? शक्ति। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका पिछला अभ्यास कब से कब तक हुआ था? तो दिसंबर 2018 में विशाखापत्तनम में हुआ था। 2020 में कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। अब 22 में कहाँ होगा ये देखा जाएगा 2022 में। ठीक है। आशा करते हैं कि सभी जानकारी आपने लिख ली होंगी, समझ में आपको आया होगा। और इसी की बात के साथ हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 7 पर। 4 सितंबर 2020 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कौन से देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? ऑप्शन है रूस, ब्राजील, भारत या फिर चीन। ठीक है ना। यानी जो ब्रिक्स संगठन, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रिक्स संगठन, ठीक है ना, इन देशों के संस्कृति मंत्री जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, उनकी 5वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। उसको होस्ट किसने किया है? कौन से देश ने उसकी अध्यक्षता की है? ठीक है ना। किसी देश में तो हुई नहीं है क्योंकि कोविड-19, ठीक है, ऑनलाइन हुई है। सारा आजकल सारा सब कुछ ऑनलाइन, आप पढ़ाई भी ऑनलाइन ही कर रहे हो। ठीक है ना। तो ऑनलाइन हुई है, तो फिर भी उसको होस्ट, उसकी अध्यक्षता किसने की है? रूस, ब्राज़ील, भारत या फिर चीन। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? रूस। ठीक है। रूस ने इसको अध्यक्षता की है, यानी कि ऑप्शन ए, रूस ने इसकी अध्यक्षता की। लिखा हुआ है कि 4 सितंबर 2020 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक। ठीक है। अब यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान देने वाली हैं कि पहली बात तो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? रूस ने। कब हुई? 4 सितंबर 2020 को। कौन सा सेशन था? ठीक है ना। पांचवा, चौथा, छठवां कौन सी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की कौन सी बैठक संपन्न हुई? 5वीं बैठक संपन्न हुई। ये आपको जरूर मेंशन करना है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री व उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ठीक है। मैंने पहले बोला कि संस्कृति मंत्री जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग थी, तो वो मिनिस्टर्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने हिस्सा लिया। भारत की बात करें तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल जी ने वहाँ पर भारत में इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। नहीं, भारत की तरफ से इस बैठक को किसने रिप्रेजेंट किया? तो प्रहलाद पटेल जी, जो कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री के। किसी दिन मैं इस पर भी आपको एक सेशन दूंगा। ये मंत्रियों की कैटेगरी कैसे होती है। आप एक कहीं के देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर लिखा होता है, कहीं आप देते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा होता है, कहीं आप देते हैं केवल राज्य मंत्री लिखा होता है। तो ये क्या कैसे होते हैं, किसके अधीन काम करते हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस पर आपको एक अलग से सेशन दूंगा। ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि ब्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर लिखा है, इसके कौन कौन से मेंबर हैं ब्रिक्स के। ठीक है। तो सारे मेंबर्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 का इसके कंट्री मेंबर हैं इसके ब्रिक्स के। और ब्रिक्स की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2006 में ब्रिक के रूप में स्थापित हुआ, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तब केवल 4 देश थे 2006 में, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है। लेकिन हुआ क्या? साउथ अफ्रीका को 2010 में यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है। साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल किए जाने के बाद से यह क्या बन गया?
ब्रिक्स बन गया, ठीक है। एस लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो बी फॉर ब्राज़ील, और फॉर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना, और एस साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, और इसका कोई, अब जैसे कि इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। अध्यक्ष वही होता है जो बैठक की अध्यक्षता करता है। ब्रिक्स का जो शिखर समिट, जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन, जो समिट होता है एक, जो हर साल होता है, उसको जो होस्ट करता है वही हर साल तक, यानी कि उसका अध्यक्ष बना रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें ब्रिक्स के बारे में लिख लीजिएगा। संस्कृति मंत्री जो भारत के हैं, जो पर्यटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल, उनका नाम लिखना है। उन्होंने भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। बैठक कौन सी थी? 5वीं थी, ऑनलाइन हुई। अध्यक्षता किसने करी? तो रूस ने करी है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रश्न संख्या 8 पर, कि 3 से 4 सितंबर 2020 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी रांची, और ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नई दिल्ली। तो एक राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन, नेशनल, यानी कि नेशनल जो आपका ट्राइबल रिसर्च जो कॉन्क्लेव है, ठीक है ना, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव या फिर समिट 2020, ये कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में हुई। जैसा कि यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देखिएगा, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, ठीक है, ये कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में संपन्न हुई, ठीक है। कब से कब तक? 3 से 4 सितंबर। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि ये नई दिल्ली में हुई, यही बात यहाँ पहली लाइन में यही पूरी बात लिखी, कब से कब तक और कहाँ हुआ, इसको आप लिख लीजिएगा। और 2 दिवसीय सम्मेलन था, 3 से 4 सितंबर, ठीक है, 2 दिवसीय था। और जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, COE, जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया, ठीक है। यानी कि इसको किसने किसने यहाँ पर इसको, यानी कि इस कार्यक्रम को पूरा करने में किसका किसका सहयोग रहा? तो जनजातीय कार्यों के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है, जिसको COE बोला जाता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय जिसके मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान उसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया मैंने, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार का जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा, ठीक है। कौन से मंत्री? कैबिनेट, यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आज की स्लाइड में केवल 8 क्वेश्चन है। तो आज अपना सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर अगला सेशन आपको अल्टरनेट डेज पर जैसे मिलता था उसी प्रकार से आशा करते हैं कि अभी जो है आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई यहाँ पर रोक नहीं होगी। बिना किसी रोक के आपको वीडियो जैसे मिलते हैं अल्टरनेट डेज पर, वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि अगले 1-2 वीडियो के बाद हम लोग कुछ नए प्रयोग के साथ आपके साथ हम मिलेंगे आपको, ठीक है। एक नए व्यवस्था के साथ, नए प्रयास के साथ, नए प्रयोग के साथ आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा करंट अफेयर्स का। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।